हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन, क्योंकि इस बार राइटिंग सेक्शन थोड़ा डिफरेंट किया गया है और इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए, बिकॉज आज हम लेटर राइटिंग करें ऑब्वियसली, और इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो हमारे इंग्लिश के बहुत ही ज़बरदस्त चमकते हुए सितारे हैं वो आने वाले हैं। जी हाँ मैडम जी आइए, और आज अपने चप्पल भी पहना हुआ है तो हाई भी दिख रहा है, ठीक है। सो यस, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आपको बहुत ज़्यादा मैंने आपको ग्रामर के वीडियो में बताया कि आपका बहुत ज़्यादा फ्री हो गया है कि राइटिंग सेक्शन केवल 10 मार्क्स का है। गलत बात है। हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था, पर अब ठीक। तो हम राइटिंग सेक्शन में तो सर का टेस्ट नहीं ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं देने वाला भी नहीं हूँ। मेरे को बुरा लग गया है। हाँ। पर अब चलिए, तो राइटिंग सेक्शन टोटल आपका सिर्फ 10 मार्क्स के लिए, जिसमें से लेटर राइटिंग केवल 5 मार्क्स का है। पहले लेटर राइटिंग आता था 8 मार्क्स के लिए। तो जितना ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा कंटेंट, और जितना ज्यादा कंटेंट उतना बच्चे को टेंशन। क्योंकि टीचर तो खपाखप मार्क्स काट देते हैं। खपाखप। अरे यार, हम क्या लिखे हमको नहीं समझ आता। तो अभी ये 10 मार्क्स जब हमारे राइटिंग सेक्शन में है और 5 लेटर राइटिंग को है, तो बचे हुए जो 5 मार्क्स है वो जाते हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए। तो वो मैं बोल रही थी कि काफी इजी है, लेकिन सर कह रहे कि वीडियो बन जाना चाहिए। बिकॉज बच्चे हमेशा चाहते हैं कि जो भी टॉपिक्स है उसकी वीडियो बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ये रहे। तो गाइस आप भी कमेंट करके बताना, तो हम इसका उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप ही पोल डिसाइड करो। और इसमें लेटर राइटिंग में भी आपको और एक छूट मिलती है कि 2 टॉपिक्स रहते हैं। उन 2 टॉपिक्स में से आपको केवल एक टॉपिक पे लेटर लिखना होता है पूरा। तो अभी जो भी 2 रहेंगे उनमें से आपको जो लगे इजी है, जिसका आप में ग्रामेटिकली कम एरर्स होगा, जो इजीली आप लिख पाओगे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या फॉर्मल लेटर है? फॉर्मल है। इनफॉर्मल तो 10th में नहीं आना चाहिए। ओके, तो मतलब 2 लेटर्स होंगे और दोनों फॉर्मल होंगे, और वो उसमें से आपको कोई भी एक करना है। तो कैसे सिलेक्ट कैसे करना चाहिए? सिलेक्ट कैसे करना चाहिए अभी ये आपके ऊपर है कि कभी भी आप मेरा पर्सनल अगर कोई पूछेगा तो मैं जो इंक्वायरी लेटर है वो हमेशा लिखती थी, क्योंकि उसमें क्या करना है, सिर्फ सवाल पूछना है कि ये प्रोडक्ट कितने का है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, सिर्फ सवाल पूछना आपको। तो कितने तरह के होते हैं उसमें? भी इंक्वायरी होता है, एक इंक्वायरी हो सकता है, कंप्लेंट हो सकता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर हो सकता है। तो इन सब में आपको दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखा तो आपको आपका क्वालिफिकेशन सब लिखना पड़ेगा। कंप्लेंट लेटर लिखा तो आपका कंप्लेंट लिखना पड़ेगा, फिर उस पर आपका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, और ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर जब ज़्यादा लिखने जाते हैं। तो सबसे अच्छा इंक्वायरी है, सवाल पूछो, सवाल पूछ लो बस। हाँ, तो आपका लेटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो 2 दिए होंगे उसी में से सिलेक्ट करना होगा ना? हाँ, तो सिलेक्शन में अगर आपको इंक्वायरी लेटर हो तो ले लो, वही बेटर है। और जो आपको पसंद हो वो डेफिनेटली वो भी एक चीज होती है। तो एसेंशियल्स ऑफ लेटर मतलब लेटर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो दिखा उसको लिखते जाना है। आपको वो चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है। ओके। तो सर जी, टू हुम इज द लेटर रिटर्न? तो अगर मुझे मेरा लेटर संजीव सर को लिखना है तो मैं वो दिमाग में रख के लिखूंगी कि संजीव सर को मैं वो लेटर लिख रही हूँ, मैं उसमें कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ। सो अगर वो एडिटर के लिए है तो आप उसको नहीं पूछोगे मूवी का टिकट कितने का है, आप उसको एडिटर को क्या पूछने का है वही पूछोगे। राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको लेटर लिख रहे हो आप। हाँ, मतलब जैसे हम अपने दोस्त को एक इनफॉर्मल जब लेटर लिखते हैं तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा कैजुअल चीज चल जाएंगी, बट यहाँ पे बहुत टू द पॉइंट लिखना होगा और बहुत सारी रिस्पेक्टेड फीलिंग के साथ लिखना होगा। राइट जी। अभी लेटर का मोटिव क्या है कि आपको वो लेटर क्यों लिखना है, मतलब अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप वो कंप्लेन करने का पीछे का मोटिव क्या है कि आपको सॉल्यूशन चाहिए जो प्रॉब्लम है उसका। तो मोटिव से ना हटो, नहीं तो आप किसी को कंप्लेन करने जा रहे हो इस मामले में, आप दूसरे मामले के बारे में बोलते रहोगे तो लेटर का मतलब नहीं बचेगा। राइट। अब है सब्जेक्ट। सर बताएंगे। सब्जेक्ट रिटन इन 1 लाइन। हाँ, ये मुझे मतलब मैंने हमारे टाइम पे फॉर्मेट के काफ़ी नंबर मिला करते थे। तो जैसे आपने एड्रेस प्रॉपर साइड में लिख दिया, अभी तो शायद पूरा लेफ्ट चलता है, पूरा लेफ्ट, कंप्लीट लेफ्ट। एड्रेस है आपका, थैंक्स जो भी आपका होता है सब लेफ्ट साइड में चलता है, तो बेटर है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक लाइन में कम से कम वर्ड में
जो पूरा थीम है वो मतलब जैसे कोई लेटर पढ़ रहा है, जैसे सामने वाला अगर लेटर पढ़ रहा है, आपका लेटर आप उसको मिला है, तो सब्जेक्ट पढ़ के उसको पूरा आइडिया लग जाना चाहिए, राइट? हाँ। और शायद उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका होता है कि सवाल ही देख लो, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसी में से जो हाईलाइटिंग चीज होगी कि हाँ किस बारे में लेटर लिखना है, वही हाईलाइटिंग 2-3 वर्ड उठा के और एप्लीकेशन फॉर दिस या इंक्वायरी फॉर दिस जो भी हम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी टिप है कि सब्जेक्ट क्योंकि एक से ज्यादा लाइन का हो गया तो कोई वो पढ़ने नहीं वाला है। सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। तो अगर आपको नहीं सूझ रहा है, बेस्ट है जैसे सर ने बोला, क्वेश्चन में जो मेन हाईलाइटेड होगा उसी को नीचे छाप दो। और काफी बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट 3-4 लाइन में लिखते हैं, मतलब आधा लेटर तो सब्जेक्ट में आ जाता है उनका। तो वो गलत है, मतलब वो तरीका सही नहीं है। तो अभी हम जाते हैं फॉर्मेट की तरफ। Okay. वैसे आपको फॉर्मेट को है 1 मार्क। अभी ये लग रहा होगा कि बहुत कम है, लेकिन ये 1 मार्क गारंटीड है। अगर राइट फॉर्मेट लिखोगे आपका कोई भी टीचर वो 1 मार्क नहीं कट कर सकता। तो आउट ऑफ टोटल 5 में से 5 में से 1 जो है फॉर्मेट का हो गया। हाँ। और 2 जो है वो कंटेंट का हो गया कि बच्चा क्या लिख रहा है, क्या एग्जैक्टली हाँ लिखा है। और 2 जो है वो एक्सप्रेशन का हो गया कि किस लेवल से लिखा है, मतलब वो है ना कि मतलब क्या ग्रामर कितने किस लेवल की उसने लैंग्वेज लिखी हुई है उस पर डिपेंड करेगा। उसका एक्सप्रेशन ऑफ लेटर, जब आप लेटर क्या है, आप किसी से डायलॉग शुरू कर रहे हो, किसी को अपना कंसर्न बता रहे हो, तो वो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आप पोलाइट हो या नहीं, आप अच्छे से बात कर रहे हो या नहीं। आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना, आपको प्यार से अपना जो भी प्रॉब्लम है वो समझाना है। ओके। तो अभी हम फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले, और सब कुछ लेफ्ट में होगा, जो भी है सब लेफ्ट में डाल दो, कुछ फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, दिखेगा लेफ्ट में डाल दो। तो अभी हम सेल्फ एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, और उसको शॉर्ट रखिए, पूरा आपका पिन कोड विन कोड। मतलब ये भी एक मैंने मतलब मेरे टाइम पे ये भी एक बताया गया था ट्रिक कि आप है ना एक प्रॉपर एक एड्रेस, मतलब एक छोटा सा एड्रेस जो है ना आप याद कर लो। हाँ। ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे कि फ्लावर वैली, थोड़ा सा अच्छा सिस्टम सोफिस्टिकेटेड टाइप का थोड़ा सा याद कर लो। मतलब ऐसे लिखोगे कि हाँ चोर गली के पीछे है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ये हो जाती है कि अपना एकदम सटीक एड्रेस लेने की कोशिश मत करो, एकदम 2 लाइन का एकदम प्यारा सा क्यूट सा एड्रेस हो गया। हाँ, थोड़ा यार कट रुक जाओ, 10 सेकंड। ये कंटिन्यूअस होगा ये। नहीं यार, रुक जाओ यार, ऐसे ही थोड़ा एनोनिमिटी दिखाओ और खुद का असली एड्रेस नहीं लिखो। हाँ। क्यों? क्योंकि एक तो उसको नहीं जानना है एग्जामिनर को कि आप कहाँ रहते हो, और वो सोफिस्टिकेटेड कुछ बच्चे वो भी करते हैं, है। कुछ बच्चे वो भी करते हैं। मैंने देखा, हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद न्यूज में भी आया था कि बच्चे ने ना बोर्ड एग्जाम का टाइम है और उसमें उसने कुछ नहीं आ रहा उसको, तो उसने लेटर लिख दिया बाकायदा कि हाँ आज मैं ये मतलब जो भी अपना दुखड़ा गा दिया कि प्लीज आप नंबर दे देना। वो काफी बच्चे ऐसे होते जो 500 रुपए की पत्ती में डाल देते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें काफी, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है गाइस, गलत बात है। एड्यू मंत्रा देख लो। हाँ। तो यस अभी जब भी आपका एड्रेस लिख के हो जाएगा तो यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया कि नॉट मोर देन 3 लाइन्स। 3 भी बहुत है ना? 2 हाँ बस। और A विंग, B विंग, C विंग नहीं, आपका जो भी फ्लैट नंबर है वो A401 एंड राइट। हाँ, आगे का जो भी है, और मेन एरिया आपका लोकेलिटी जो लैंडमार्क है वो। तो नॉट मोर देन 3 लाइन्स। फिर आता है डेट। डेट आपको इस ही फॉर्मेट में लिखना है। देख लो गाइस, ये ध्यान से फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट के 1 नंबर है, ये सब कुछ करोगे तो भाई उसमें से भी आधे कट जाएंगे। तो यहाँ पर 21 कंप्लीटली लिखा है, दिसंबर कॉमा डाल के और साल लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा ये जो हम लिखते हैं 21, 12, 20, ये सब ना पेज के राइट टॉप कॉर्नर में लिखना ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये यही लिखना है। और सबसे बड़ी बात मैं तुमको ये बता रहा हूँ, देखो ये जो फॉर्मेट है ना, जो हमारे ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना वही करना होता है। भले वो आपका सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिया गया है बस उसको फॉलो करना है। हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे एड्रेस यहाँ लिखते थे, सब बाकी चीज सब राइट में लिखते थे हम। अब इस बार तुम्हारा आ गया ऐसे होता है, तो वो डिपेंड करता है भाई किस तरह की इंग्लिश हो, कौन सी यूके यूएस 2 टाइप की इंग्लिश चल रही होती है, उस पर डिपेंड करता है ये। हाँ जी, तो नंबर लेने ये करो, नहीं लेने जो चाहे करो। अभी रिसीवर्स एड्रेस। एड्रेस के पहले एक होता है जो पता नहीं क्यों फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं करते, जो होना चाहिए, आप किसको लिख रहे हो, तो द मैनेजर कॉमा द एडिटर कॉमा। हाँ, फॉर्मल में ये जाता है। या फिर आपको किसको, मतलब उसका जो पोस्ट है, बैंक में हम लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हाँ हमारा एड्रेस आ गया तो उसके नीचे कि टू द मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। हाँ,
सही बात है, नहीं तो चपरासी को दे देगा। लेटर आप अगर एक इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हो तो किसको भेज रहे हो उसका पोस्ट आना जरूरी है। और उसके बाद जब रिसीवर्स एड्रेस आ जाता है उसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। एकदम आपको रिस्पेक्ट देनी है, सर और मैडम बोलना है। और आपको अगर यहाँ पे आपने द मैनेजर डाला एंड यू डोंट नो कि वो मैनेजर विमेन है कि मैन है, तो बाबा वो रिसर्च कर लो और सर और मैडम ऐसे डाल। जरूरत ही नहीं है कि तुम तो फिलहाल अभी हाँ, तुम स्कूल में हो, राइट, या फिर ये ऐसे ये डाल दो। फिर आता है सब्जेक्ट, जो सर ने बोला एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये रिपीट हो रहा है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट का पूरा रामायण महाभारत ना लिखें। जैसे एप्लीकेशन फॉर जॉब, हाँ, जॉब एप्लीकेशन। फिर कंटेंट में आता है कि सबसे पहले वो पैराग्राफ में डिवाइड होता है। भले लेटर बहुत लंबा ना जाए लेकिन वो सिस्टमैटिक डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है जिनका आंसर मिलेगा कि आप ये लेटर किस चीज़ के लिए लिख रहे हो। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको वो कब से चाहिए, अगर ये जॉब है तो वो कहाँ है, आप कहाँ हो, या फिर आपको ये जॉब कैसे चाहिए। अगर जॉब का ना ले और अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए उसका ले, तो उसमें भी यही जाए कि आपको क्या प्रोडक्ट की इंक्वायरी करनी है, आपको प्रोडक्ट कब चाहिए, आपको प्रोडक्ट कहाँ चाहिए और वो किस हालात में चाहिए, मतलब फुल्ली फर्निश चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपका जो भी नीड है वो क्लियरली स्पेसिफाई कर देना चाहिए। ओके। फिर आता है कि आपको ये सब जो चीजें हैं ये कंटेंट में आ गई ना। हाँ, ये फॉर्मेट में मेनली आ गया। हाँ, वो फॉर्मेट यहाँ पे खत्म हो जाता है। और लास्ट में जो एक लाइन आती है। हाँ, तो ये कंटेंट के 2 मार्क्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स है, क्योंकि टीचर्स पूरे 2 मार्क्स तभी देंगे जब आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहोगे। और गाइस देखो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो ऐसे होता था हमारा कि हम जो है ना एवरेज बच्चों में थे, एवरेज नहीं बिलो एवरेज में। तो हमारे तो टाइम पे था कि स्कूल के टाइम पे तो कभी नंबर टीचर ने शक्ल से दिए, देख लिया कि इसको तो 60 से ऊपर कभी आया नहीं तो 60 से ऊपर देना ही नहीं है, भले कितना भी अच्छा हम कोशिश करेंगे यार हमने एकदम से अच्छा लिखा हो, तब भी वही होता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है ना आप अच्छे थोड़े से वर्डिंग्स यूज़ करो ताकि टीचर इम्प्रेस हो और आपको कंटेंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाए। ठीक है, सही बात है। अभी बॉडी में आपको जो नीड है वो बोलने के बाद अगर कंप्लेंट लेटर है तो आप सजेस्ट कीजिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक नाला है आपके बिल्डिंग के बाजू में, तो उसको या तो क्लीन कैसे करना है वो बोलिए। तो मच्छर को भगाने के लिए वो जो स्प्रे आता है वो लिखना है। देखिए, ये सब प्रैक्टिकल जब आप सोचोगे तब आप लिख पाओगे। और अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भी लिख पाओ तो भी बेसिक सॉल्यूशंस तो आप लिख ही सकते हो कि प्लीज क्लीन द ड्रेन। तो ये सब हो सकता है। और पूरे लेटर में हमेशा एकदम पोलाइटली बात करनी है, किसी को भी ऑर्डर नहीं छोड़नी है। प्लीज सीधा कि भाई सीधा ये क्लीन ड्रेन करेगा, नहीं तो फिर हम लोग सीधा मोर्चा लेके आएगा, ऐसा सब काम नहीं करना। हाँ, प्लीज ऐसे सब बोलो। और आपका कंक्लूजन आता है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसको डराना भी है कि अगर आपका जो लेटर है उस पे एक्शन ना हो, एंड दिस इज ओनली फॉर कंप्लेंट लेटर, अगर आपके कंप्लेंट पे एक्शन ना ली जाए तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंड द नेक्स्ट एक्शन शुड बी लीगल। ऐसा नहीं है मैं बंदूक लेके आ जाऊंगा मेरे पास, नहीं गोली मार दूंगा मेरे तो पास। ये तो कंप्लेंट में हो गया ना। तो नॉर्मली तो फिर ऐसे ही है ना कि हाँ, होपिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करना। हाँ, होप यू रिवर्ट टू इट एज सून एज पॉसिबल, यही। फिर ये फॉर्मेट का एंड है जहाँ पे आप थैंकिंग यू, योर सिंसियरली और ट्रूली, अगर आपको करनी है साइन कीजिए। अगर आपको नाम देना है तो आई सजेस्ट कि XYZ नाम दीजिए। बोर्ड्स अगर आपको एनोनिमस रख रहा है तो आप भी खुद का नाम रिवील ना करें, XYZ दे दे या कोई भी नाम लिख दे। तो ये हो गया फॉर्मेट। ये पर विनोद ना लिखें, क्योंकि आजकल विनोद की वजह से बहुत दुनिया परेशान है, तो बहुत लोग विनोद लिख देते हैं, तो वो ना लिखें। और ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, हमको एक समझ में आ गया, ये 2 समझ में आएगा कंटेंट का। उसके बाद में ये जो 2 नंबर है एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ मैडम, थोड़ा बताइए। एक्सप्रेशन मतलब आप किस तरीके से आपका लेटर में एक्सप्रेस कर रहे हो। नाउ इफ आई से इट इज अ कंप्लेंट लेटर, तो आपको किसी चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आप कंप्लेन कर रहे हो, पर तब भी आप कितना पोलाइटली बात कर रहे हो, आप कितना जेन्युइनली आपका प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट ऑल कम्स इन एक्सप्रेशन। और कितने फ्लुएंसी के साथ, बेसिकली बच्चों के अगर हम अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी एक्यूरेसी और आपकी फ्लुएंसी
ये दो चीजें जो है इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा असर करेंगी। और डेफिनेटली वो जो बताया मैडम ने कि वो जो आपकी पोलाइटनेस है और जो तरीका है एक्सप्रेस करने का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्यूरेट तो होना ही पड़ेगा, मतलब आपका अगर कंप्लेंट है किसी बारे में तो यू नीड टू स्टिक टू दैट पॉइंट, इट शुड बी एक्यूरेट, किधर का भी कुछ भी नहीं लिख सकते। तुम पहले को क्या हालचाल बढ़िया है, होपिंग कि आपके घर पे सब बढ़िया है, ये सब चीज मत लिखा करो, अवॉइड दिस। हाँ, नाउ आफ्टर द फॉर्मेट, अच्छा ओके वी हैड सब कुछ लेफ्ट साइड पे लिखना है, ये सब तो आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि यहाँ फॉर्मेट में ही सब लेफ्ट साइड पे। दिस इज लेफ्ट गाइस। अभी टाइप्स ऑफ लेटर, ये मेन टाइप्स ऑफ लेटर है, इसके अलावा भी होते हैं। जैसे जॉब का भी लिखा नहीं शायद यहाँ पर ना। हाँ, इसमें जॉब इंक्वायरी भी आ सकता है। अच्छा, कि क्या पोस्ट है, क्या होगा सैलरी। अभी लेटर टू द एडिटर, ये हम किस एडिटर को दे रहे हैं। अगर किसी न्यूज़पेपर ने फॉर एग्जांपल दिया कि हम एडवर्टाइज देंगे आपका और आपको वो एडवर्टाइज देना है उस न्यूज़पेपर में, तो आप उसको क्या लिखोगे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग टू नोटिस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कमिटी। और मेरे ख्याल से जो ये जो लेटर टू एडिटर जो ये चीज है ना, हाँ, ये हम आज़ादी के बाद से जो बच्चा पढ़ा होगा ना इंडिया में, सबने लेटर टू एडिटर तो अपनी जिंदगी में लिखा ही है। मतलब ये हर लेवल पे होता है गैस। हाँ, है ना। मतलब ये सन 1990 के किड हो, 80 के किड हो, सबने ये लेटर टू एडिटर अपनी पढ़ाई में किया ही होगा। काफी ये कॉमन है। और ये स्टार्ट विद कब होता है, जब आप सब्जेक्ट के बाद आपका जो मेन बॉडी ऑफ लेटर है वो शुरू करते हो, तो यू शुड स्टार्ट विद दीज लाइंस। कंपल्शन नहीं है, करोगे तो ज्यादा मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये लैंग्वेज में इसका बहुत बड़ा मतलब मैजिकल इफेक्ट होता है। मैं 7th तक अपनी बता रहा हूँ, 7th तक स्टोरी ऐसी थी कि मुझे ना लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में अच्छे नहीं मिलते थे। तो हिंदी में मैं जब 8th में अपने सेकेंडरी वाले सेक्शन में आया तो वहाँ पर मैंने कुछ लोगों का टिप्स लिया। टिप्स ये था कि जो चैप्टर के पहले जो प्रस्तावना होती है ना, हाँ। वो मैंने लिखना शुरू किया। उसकी जो मेन लाइन होती है वो लिखना शुरू किया। उसमें इतने भारी इतने खतरनाक शब्द होते हैं, और जो मैं स्पेलिंग के साथ थोड़ा पढ़ के अच्छे से करके जाता था, और वो मैं हर एक आंसर से पहले लिखना शुरू कर दिया मैंने उस चैप्टर के जो भी रिस्पेक्टिवली होता था। और उससे आप बिलीव नहीं करोगे, जो मुझे 5 में से अगर 1.5-2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलते थे, यहाँ पर 4-4.5 मिलने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप जो है ना कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कितनी हाई फाई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो बहुत सही होता है। एटलीस्ट इंग्लिश में मतलब इम्प्रेशन, एक्सप्रेशन के साथ साथ आपको इम्प्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। सही बात है। अभी कंप्लेंट लेटर ये मोस्टली अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ना आप वो पोलाइटनेस कहीं ना कहीं खो देते हो, और आपका जो इम्प्रेशन जो सर ने बोला वो फिर बिगड़ जाता है। अगर देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों कंप्लेंट लेटर होगा, एक चॉइस होगा। तो इफ पॉसिबल एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन अवॉइड दिस, ये मेरा सजेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। अगर आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्सेसिव मॉस्किटोज है तो स्टिक टू एक्सेसिव मॉस्किटोज। डू नॉट गो कि मेरा यहाँ पे रास्ते में पॉथ होल्स है, नो, उसके लिए अलग लेटर बन सकता है। स्टिक टू योर पॉइंट। हाँ, मतलब जो पूछा, जैसे कि आपने क्वेश्चन देख लिया तो आपको समझना है कि भाई एक आपने मुद्दा पकड़ लिया, उसी के हिसाब से बात करनी है। right. और क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंप्लेंट वाली लेटर जो है वो लंबी होगी, बिकॉज आपको वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम भी बतानी है, उसका सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन भी बताना है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी लंबी होगी, और अब और ज़्यादा बात करोगे तो और लेटर जो है पूरा वो ऐसे बन जाएगा। right. तो थोड़ा ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने बहुत बार बोला है, बी पोलाइट एंड फॉर्मल। पोलाइट रहिए, प्लीज बोलिए, फॉर्मल रहिए, उसको मत पूछो कि आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। राइट। फिर आपका ये मैडम बहुत अच्छा जोक मारती हैं। अरे यार, मैडम को अभी हम लाइव सेशन में भी आएंगे मैडम मेंटी के साथ में, तो मजा आने वाला है। तो ये अभी मेंशन योर फर्दर स्टेप्स इफ कंप्लेंट रिमेन्स अनअटेंडेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। अभी देखो, ये धमकी नहीं है, ये क्या है, ये वो कंसर्न है आपका कि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है कि कोई आपको रिवर्ट करे, इसलिए ये आप लिख रहे हो। मतलब सामने वाले को उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी तभी तक एहसास नहीं होगी
जब तक आप उसको वो नहीं बताओगे कि उसका क्या कंसेक्वेंसेस हो सकता है। एग्जैक्टली। और ये जो कंप्लेंट लेटर है इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल अगर मुझे याद रहेगा तो आपकी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में है, जहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया में महात्मा गांधी जी अरविंद को लेटर लिखते हैं कि अगर ये एक स्पेसिफिक डेट तक नहीं हुआ तो मैं मार्च निकालूंगा, और वो नहीं हुआ तो उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला, और फिर जो टैक्स था सॉल्ट पे बैन हुआ। वहां पर ये लिखा, यहाँ वहां पर ये बोला गया कि मार्च निकालूंगा, बंदूक निकालूंगा, ऐसा नहीं हाँ एग्जैक्टली। तो यू नीड टू बी वेरी पोलाइट इवन इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट यू। नाउ कंप्लेंट लेटर अवॉइड इट। नाउ इंक्वायरी लेटर, जैसे क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पर भी, क्या लिख सकते हैं कि अगर जैसे वो जो भी हमने एग्जांपल दिया कि मॉस्किटो वाले केस में, हाँ, तो अगर चीजें जल्दी नहीं सेटल हुई तो क्या क्या किया जा सकता है? तो चीजें जल्दी नहीं सेटल हुई तो आप क्या कर सकते हो? सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। उन पे जितना ज्यादा पब्लिक प्रेशर पड़ेगा उतना उनको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, आप उनके हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हो, जॉब प्रेशर हर किसी को होता है। तीसरा, आप कोई एनजीओ का हेल्प ले सकते हो। एनजीओ भी बहुत बार गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके मेंशन कर सकते हैं वहां पे कि हाँ, इफ एक्शंस आर नॉट टेकन ऑन टाइम और समथिंग, तो उसका आप now it depends on what is your problem which is given to you. Exactly. मतलब उतनी सीवियरनेस के साथ आप वहां पर लिख सकते हो। छोटी सी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा आप खतरनाक चीजें बता रहे हो, वो भी नहीं करना, थोड़ा लॉजिकल लगनी चाहिए वो। राइट। अभी इंक्वायरी लेटर ये बहुत ज़्यादा बार जॉब के लिए आ सकता है, जहाँ पे आपको आपका जो अटेस्टेड कॉपी बोलते हैं, जिसमें कॉपीज तो नहीं देते आप, लेकिन जिसमें आप आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन, हाँ, जिसको हम नहीं सर, सेल्फ अटेस्टेड मतलब जिसपे साइन रहता है। अच्छा, हाँ। तो इंक्वायरी लेटर के लिए जॉब इंक्वायरी लेटर आ सकता है, जहाँ पे आप खुद से जाके जॉब के लिए इंक्वायर कर रहे हो। अगर जॉब नहीं तो आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए इंक्वायर कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको एड्यू मंत्रा में कोई कोर्स चाहिए और आपको वो कोर्स डिटेल के लिए इंक्वायर करना है, तो आप क्या पूछोगे कि वो कोर्स कितने का है, वो कोर्स में क्या सिलेबस कवर होगा। अगर कुछ हो सके तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अभी डिस्काउंट हर किसी को चाहिए होता है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, लेक्चर्स का टाइमिंग्स क्या रहेगा। तो एक चीज दिमाग में रखो और उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बना लो और लिख दो। दिस इज द सिंपलेस्ट। अगर जॉब चाहिए तो जॉब का मतलब टाइमिंग क्या होगा, प्रोफाइल क्या रहेगा, और पे उसके हिसाब से मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा। एग्जैक्टली। और अभी ये कैसे स्टार्ट करना है, अभी यहाँ पे ना आप कंप्लेंट लिख रहे हो, यहाँ पे ना आपको कुछ चीज की जरूरत है, तो इसमें अगर आपका पोलाइटनेस लेवल 10 है ना, तो इस पे आपका पोलाइटनेस लेवल 20 होना चाहिए, क्योंकि आपकी जरूरत है। हाँ। तो अभी स्टार्ट विद आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड गिव मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ऑब्लाइज्ड के पहले आप हाईली लगा दो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, हाईली ऑब्लाइज्ड, इफ यू कुड प्लीज गिव मी। अभी आपका क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते हो इसमें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, अगर एड्यू मंत्रा का कोर्स है तो द कोर्स विच वॉज पोस्टेड, जो भी वेबसाइट पे। नेक्स्ट वी गो ऑन आस्क अबाउट ऑल योर कंसर्न्स इन डिटेल। ऐसा मत करिए कि 10 चीजें पूछी 11वीं रह गई, सब कुछ पूछ लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे ना आप, उतना आपका स्पेस भरता जाएगा, तो उतना आपको बाद में का जो है वो लिखने को कम पड़ेगा। ओके। एंड आस्क फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। नाउ प्रोडक्ट कैन बी जॉब, प्रोडक्ट कैन बी कोर्स, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो सर आप कौन सा लिखोगे? मुझे अगर दिया जाए तो मैं भी मेरे ख्याल में अब यही पसंद करूंगा। देखो, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है मेरा। अभी दिस इज द सैम्पल लेटर, और इट विल बी बेटर अगर ये सर ने पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, मतलब बेटर रहेगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले। और आप थोड़ा बता दो। यू आर जॉन और जेनिफर द इंचार्ज ऑफ टूर एंड क्या है एक्सकर्शन क्लब ऑफ ग्रैंड पब्लिक स्कूल आगरा। During the summer break, you are planning to organize a tour to a place of historical importance. Write a letter to the India Travel and Tour Agency, Agra, inquiring about charges, facilities and all the other necessary details. अब यहाँ पर ये सवाल आपका हो गया, तो यहाँ बेसिकली इंक्वायरी है
हाँ, इंक्वायरी लेटर है कि भाई हम एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी को इंक्वायर कर रहे हैं कि भाई हमको एक हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करना है और उसके रिलेटेड चार्जेस, फैसिलिटीज और जो भी दूसरी डिटेल्स है वो हाँ इंक्वायर करनी है। हाँ। और यहाँ पे बाप रे, ये ना कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ यहाँ तक सब्जेक्ट है, नहीं तो बोलेंगे मैम ने बोला 10 बार और एक लाइन खुद ही में यहाँ लिखो। 4 लाइन में लिखा है मैम हाँ। ने। तो ये सब्जेक्ट है, दिस इज इंक्वायरी अबाउट, अच्छा ये मर्ज हो गया इसमें, हाँ इंक्वायरी अबाउट चार्जेस एंड फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ काफी चीजें क्लियर हो गई। हाँ उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से नीचे आएगा, यहाँ हाँ, मर्ज हो गया। वो ठीक है, जगह की वजह से। तो क्या लिखे, डियर सर लिखे या डियर रिस्पेक्टेड सर? सर लिखो, रिस्पेक्टेड सर लिखो, इफ यू आर नॉट श्योर। मैं तो हमेशा सिर्फ सर और मैडम लिख के आ जाती थी। फिर आपका ये जो मेन कंसर्न है, जो आपको क्या चाहिए वही लिखना है। आपका कंसर्न क्या है कि आपका टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है और वो टूर कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई, कितने दिन का होगा और ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, कितने टीचर्स होंगे, मतलब टोटल कितने लोग मतलब होंगे। पहले अपनी डिटेल दे दी कि भाई हम यहाँ से हमको टूर निकालनी है इस प्लेस के लिए, हाँ। इस डे पे निकालनी है, इतने बच्चे हैं, हाँ। ठीक है, इतने टीचर्स है, इतने प्यून्स है, और फिर उसके क्या क्या, और सामने से अब इंक्वायरी चाहिए तो वो यहाँ पर लिखा गया जैसे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैकेज टूर प्रोवाइडेड बाय योर एजेंसी, अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट, द टीचर्स एंड द प्यून्स, नंबर ऑफ रूम्स एंड देयर टोटल चार्जेस। उसके बाद है अरेंजमेंट्स ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड चार्जेस पर हेड। ओके, अरेंजमेंट ऑफ लग्जरी बसेस एंड द चार्जेस फॉर ईच बस, एनी अदर इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट डिटेल रिगार्डिंग द टूर। हाँ, ये मेंशन जरूरी है कि भाई हमने तो इतनी पॉइंट्स बोल दी, बाकी आपको एडिशनली कोई पॉइंट बोलना तो आप बता सकते हो, कुछ बचा हो तो आप बता दो। हाँ। अभी यहाँ पे नेवर डू दिस। आपको पता है कि आप अगर लड़की हो तो जेनिफर तरफ से लिखो, लड़का हो तो जॉन की तरफ से लिखो। यहाँ पे सर और मैडम लिखना सही है, यहाँ पे एक ही नाम लिखो। हाँ, मतलब यहाँ 2 दिया है तो आप भी ऐसे 2 मत यूज करो। हाँ, कोई भी आप लड़का लड़की हो क्या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से कोई एक ही यूज ले लो। हाँ, जो अच्छा लगे ले लो। अभी ये सब होने के बाद जो हमारा फॉर्मेट था यहाँ पे खत्म हो जाएगा। योर्स फेथफुली, आपका नाम और अगर चाहिए साइन कर दीजिए, और आपका क्या पोजीशन है वो लिख दीजिए, जैसे कि टीचर या फिर क्या बोल लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, व्हाटएवर। हाँ, प्रिंसिपल। और अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई बुक के बारे में चाहिए, कुछ बुक स्टोर से बुक्स विक्स मंगानी है तो स्टूडेंट लिख दो कुछ। यहाँ पर बुक, लेकिन ये तो टीचर, ये कौन लिख रहा है? ये तो टीचर टूर इंचार्ज है। अच्छा। और अभी यहाँ पे ना इंक्वायरी, और इधर आपको यहाँ पे दिया है देखो, इंक्वायरिंग अबाउट द चार्जेस, फैसिलिटीज, और इसी सेंटेंस को कितना शॉर्ट करके आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो, वहाँ पे आपका क्रिएटिविटी दिखेगा। एग्जैक्टली, यहाँ पर चार्जेस एंड फैसिलिटीज, ये देखो उठा लिया यहाँ से और सीधे देखो सब्जेक्ट में डाल दिया। हाँ, है ना, कि इंक्वायरी लेटर है तो इंक्वायरी अबाउट चार्जेस एंड फैसिलिटीज। हाँ, बस यही सब्जेक्ट एक बहुत, क्योंकि वो हाईलाइटिंग पॉइंट है। टीचर ये पूरा पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी वी नेवर नो, बट वो सब्जेक्ट यू ऑलवेज अंडरलाइन इट, यू लीव गैप। यहाँ पे एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, डेट के बाद एक, जितना प्रेजेंटेबल रह सकते रहिए। अगर आपका हैंडराइटिंग मेरी तरह खराब है तो पक्का प्रेजेंटेबल रहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरलाइन। मैंने ये देखा है ना कि मतलब बोर्ड्स में और ज्यादातर जो टीचर्स सब देखते हैं ना, तो हैंडराइटिंग से ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ये रहता है। हाँ, राइट, क्लीनलीनेस रखिए। एग्जैक्टली। तो क्योंकि मैंने देखा है जब हमारे टाइम पे जब बोर्ड टॉपर्स होते थे तो उस टाइम पे हमने जो पास्ट ईयर के जो करेक्ट चेक पेपर होते थे ना, हाँ, उसमें जो टॉपर होता था उसका हैंडराइटिंग ऐसा नहीं कि वर्ल्ड्स बेस्ट हैंडराइटिंग होता था। हाँ, पर जो तरीका होता था कि भाई एक ही फ्लो में और एक ही सिस्टमैटिक वे में शुरू से लेके एंड तक, हमारा क्या होता है कि हम शुरू में काफी टाइम लगा के तो मस्त लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, मोती जैसे, और एंड में जाते जाते वो टट्टी जैसी हो जाती है। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि शुरू से टाइम को मैनेज करना। ये हो गया है। सो गाइज, मुझे तो बहुत मजा आया, और आप लोग जरूर बताना कि भाई आपको कुछ चीजें यहाँ से चीजें आई कि नहीं आई, और अगर कोई और रिक्वायरमेंट है, जैसे सेकंड क्या है पैराग्राफ राइटिंग, तो वो वाला भी हम कर देंगे इफ यू वांट। एंड डेफिनेटली मैडम आपने बहुत अच्छा कराया, मतलब मुझे भी अब आ गया, शायद मुझे भी 5 में से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। सर आपको 4.5 4.5 अब नहीं मिलेंगे, मतलब कभी नहीं मिले थे वैसे तो भाई। थोड़ा सा शुरू में थोड़ा ट्रिक समझ में आता है तो कर लेता है इंसान, बट मेरे ख्याल से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जो है ना सामने वाले को, मतलब जो एग्जामिनर है उसको कितना उसको सरपास कर पाते हो।
मतलब कि जब आप इतने हाई फाई वर्ड्स यूज करोगे ना तो टीचर वहीं पे इम्प्रेस हो जाएगा और छोटी मोटी गलतियां नहीं दिख जाती फिर आपको नंबर मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब आप हाई लेवल की इंग्लिश यूज करते हो लिटरेचर लैंग्वेज राइटिंग्स में तो वो डेफिनेटली वो बहुत इम्पैक्ट करता है शुरू से ही। जब आपका स्टार्टिंग से जो पेपर होगा वहीं से इम्प्रेशन बनता है, वहाँ से अगर आपने इम्प्रेशन खराब किया तो उसका असर यहाँ भी दिखेगा एंड में, है ना मैडम? राइट। तो फिर वो ध्यान रखना। एंड यस मेरा तो इतना ही था मैडम, आप बताना चाहेंगे तो? मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस पैराग्राफ राइटिंग चाहिए हो तो बता दो, वो भी आ जाएगा। और ये वापस मैं वही बोलूँगी जो हर बार बोलती हूँ, एक आध कोई क्वेश्चन ले लो और लेटर राइटिंग प्रैक्टिस कर दो। एग्जैक्टली हम ये करते नहीं, मतलब ये ऐसा होता है कि हमको लगता है ये तो फ्री के नंबर है। ये भी ऐसा, मतलब ये एक स्टीरियोटाइप है इंग्लिश के बारे में इन जनरल। जब मैंने भी बोर्ड्स दिया मैंने इंग्लिश को सबसे ज़्यादा लाइटली लिया क्योंकि संस्कृत था, उसको भी पढ़ लिया बाप। हाँ मतलब जो है कि एवरेज बच्चा होता है उसको तो ये पता होता है भाई इंग्लिश में तो फेल हो नहीं सकते हम। हाँ, तो फिर हम बस मैथ साइंस कर रहे होते हैं। और इंग्लिश में क्या आता है ना, पैराग्राफ रहता है उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन उसी में जो लग जाती है ना बच्चों की, वो थोड़ा कर लो, इंग्लिश कर लो, बहुत फायदा होगा। एग्जैक्टली और अगर कोई और रिक्वायरमेंट है तो ग्रामर प्रैक्टिस करना कुछ भी करना तो डेफिनेटली बताओ कमेंट में, हम उसको मेंटी भी चलाएंगे। और यस इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड, कितनी ज़रूरत है। 9-10 के सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर मैडम पसंद करते हैं इस चीज़ को, तो हम ले आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।